बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेक्शन सिस्टम फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी। तो अपने टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट शेयर भी ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है डिटेक्शन सिस्टम फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी, बेसिकली ये टॉपिक है क्या। सबसे पहले तो हम कंटेंट्स देखते हैं कि आज इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रेडियो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डिटेक्टर्स फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी, फिर आगे फर्दर डिटेक्टर्स बताए गए हैं कौन कौन से डिटेक्टर्स हम यूज करते हैं, आयनाइजेशन डिटेक्टर, जीएम काउंटर, ऑटो रेडियोग्राफी, गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर, सिंटिलेशन काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स वगैरह, एंड फाइनली कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि जिन वेबसाइट से ये सारा डाटा मैंने लिया। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा टॉपिक था वो था डिटेक्शन सिस्टम फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हमें अपनी टॉपिक की समझ होनी चाहिए कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी क्या है, रेडियो क्रोमेटोग्राफी क्या है और डिटेक्शन सिस्टम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझेंगे और फिर हम मूव करेंगे डिटेक्शन सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि हम अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ताकि हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। So chromatography is a separation technique in which we separate our components, identify them, purify them for the qualitative and quantitative analysis. अब जो क्रोमेटोग्राफी है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं जो हम, उसमें हमारे पास दो फेजेस होती हैं। एक हमारे पास होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज हमारे पास ऐसी फेज होती है जो कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी जगह पे फिक्स होती है, वो मूव नहीं करती। स्टेशनरी फेज हमारे पास मोस्टली जो है वो पोलर हम यूज करते हैं। स्टेशनरी फेज के ऊपर हमारा जो एनालाइट है वो एड्सॉर्ब हो जाता है। अगर उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ मैच करे तो वो हमारा एनालाइट क्या करता है, स्टेशनरी फेज के साथ एड्सॉर्ब हो जाता है और इजीली मूव नहीं करता क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में। स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड मोस्टली हम यूज करते हैं या जेल वगैरह हम यूज करते हैं। उसके बाद मोबाइल फेज, मोबाइल फेज ऐसी फेज जो कि मूवेबल होती है। इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारे एनालाइट को कैरी कर रहा होता है। मीन्स हमारा एनालाइट अगर उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ मैच कर रही होगी, यूजुअली हम मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऑपोजिट यूज कर रहे होते हैं। अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास पोलर है तो मोबाइल फेज हमारे पास नॉन पोलर होगी। तो हमारे एनालाइट में जो कंपोनेंट्स नॉन पोलर होंगे वो क्या करेंगे, मोबाइल फेज के साथ ऊपर ट्रेवल करते जाएंगे क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में। तो ये था हमारे पास क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी में फेजेस कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है रेडियो क्रोमेटोग्राफी। जो हमारा टॉपिक था वो था डिटेक्शन सिस्टम फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। रेडियो क्रोमेटोग्राफी ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है रेडियो एंड क्रोमेटोग्राफी से। मीन्स ये सेम प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, बस इसमें एक एडिशनल जो वर्ड है रेडियो, इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो क्रोमेटोग्राफी। रेडियो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। हम जो सब्सटेंसेस रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस यूज कर रहे होते हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। जो हम सिंपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें हम सिंपल सब्सटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन
रेडियो क्रोमेटोग्राफी में हम रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, हमारा जो सैंपल होता है वो रेडियो लेबल्ड होता है, तो इसलिए हम इसे रेडियो क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। रेडियो क्रोमेटोग्राफी जो है, अगर हम उसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, रेडियो क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है, सेम वही प्रिंसिपल जो है वो रेडियो क्रोमेटोग्राफी का भी होता है। रेडियो क्रोमेटोग्राफी में एक रेडियो ट्रेसर यूज किया जाता है। रेडियो ट्रेसर हमारे पास केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, या कोई रेडियो लेबल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। रेडियो क्रोमेटोग्राम, रेडियो क्रोमेटोग्राम हमारे पास क्या होता है, इज अ क्रोमेटोग्राम रिवीलिंग वन और मोर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो क्रोमेटोग्राम हमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं सैंपल के अंदर उन्हें इंडिकेट करता है। डिटेक्टर्स फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी, मेन यही हमारा टॉपिक है। डिटेक्शन सिस्टम फॉर रेडियो क्रोमेटोग्राफी मीन्स हम जो रेडियो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, जब हमने रेडियो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर ली, क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने डिटेक्ट करना होता है ना कि हमारे पास कौन कौन से जो वो आए हैं, कंपाउंड्स कौन से आए हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में हम सिंपली डिटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रेडियो क्रोमेटोग्राफी हो रही होगी, रेडियो लेबल्ड हम सब्सटेंसेस यूज कर रहे होंगे, तो उसका जो डिटेक्शन सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके लिए जो हम मेनली जो हम डिटेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं वो वैसे हम सिंपली हम अपनी आई के थ्रू हम डिटेक्ट नहीं कर लेते कि ये वैसे सिंपल तो क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था ना कि कुछ हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं। क्रोमेटोग्राफी जैसे हमने टीएलसी परफॉर्म की थी, तो टीएलसी प्लेट के ऊपर अगर हमारे पास कलर्ड आ जाते हैं कोई स्पॉट्स, तो उधर से हमारे पास हमें पता चल जाता है कि ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये वाला कंपाउंड हो सकता है, दूसरा ये वाला हो सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हमने देखा था कि कॉलम में से जब वो सब्सटेंसेस इलूट होते हैं तो उनकी कलर्स की बेस पे हम उन्हें जज कर लेते हैं। टीएलसी में हम यूवी लैंप्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं डिटेक्शन के लिए, लेकिन रेडियो क्रोमेटोग्राफी में हम जो डिटेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं उनमें मेनली जो हमारे पास डिटेक्टर्स यूज होते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर्स या आयनाइजेशन डिटेक्टर्स, जीएम काउंटर्स जिसे हम गीगर मुलर काउंटर्स बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सिंटिलेशन काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं आयनाइजेशन डिटेक्टर्स क्या होते हैं। आयनाइजेशन डिटेक्टर्स हमारे पास ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक आयनाइजेशन चैम्बर होता है। आयनाइजेशन चैम्बर में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स का होता है। आयनाइजेशन चैम्बर जो है वो मेजर करता है चार्ज को मेजर करता है फ्रॉम द नंबर ऑफ आयन पेयर्स क्रिएटेड विद इन अ गैस कास्ट बाय इंसिडेंट रेडिएशन। मींस हमारे पास जब रेडिएशंस फॉल करेंगी आयनाइजेशन चैम्बर के ऊपर, तो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो गैस होगी जब वो चार्ज्ड हो जाती है तो उसके थ्रू हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आयन पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। पहले हमारे पास होता है एक आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, उसके अंदर एक गैस फील्ड होती है, वो गैस हमारे पास न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई भी रेडिएशन फॉल करेगी उसके ऊपर, जब हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रेडिएशंस फॉल करेंगी, तो क्या होगा कि वो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे। आयन पेयर्स जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और इसी तरह ये जो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बनते हैं हमारे पास, वो जब मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स,
ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जब वो मूव करेंगे तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी, और उस करंट को हम जो प्रोड्यूस हो रही है उसे हम मेजर करके हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं कि इस सब्सटेंस की इतनी रेडियो एक्टिविटी थी। ठीक है, हमारे पास ये अब डायग्राम के थ्रू भी शो किया गया है कि हमारे पास एक चैम्बर है, उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। अब इसमें हमारे पास एक इंसिडेंट रेडिएशन है, जब वो फॉल कर रही है किसी भी पार्टिकल में से, जब कोई रेडिएशन फॉल करेगी इस चैम्बर के अंदर तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टिंग हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अब ये देखें, इधर ब्लू कलर के भी पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले हमारे पास जो आयनाइजेशन रेडिएशन थी उसके ऊपर येलो कलर के पार्टिकल्स थे, जब वो अंदर आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए तो क्या हुआ, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। ऑरेंज कलर के जो इधर डॉट्स शो हुए हैं वो पॉजिटिव आयंस हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रही है, जो कि आयन करंट के नाम से इंडिकेट की हुई है। करंट ये जो प्रोड्यूस हो रही है इसे हम किसी भी सोर्स से किसी भी वोल्टेज के थ्रू हम इसे मेजर कर लेंगे कि कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। उस करंट की बेस पे हम फिर जज करेंगे कि हमारे पास कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट था। अगर हम आयनाइजेशन चैम्बर की एप्लीकेशंस की बात करें, मींस हम आयनाइजेशन चैम्बर एज अ डिटेक्टर हम किधर यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में हम आयनाइजेशन चैम्बर्स को हम यूज कर रहे होते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। क्योंकि जो आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो जीएम ट्यूब्स हैं, गीगर मुलर जो हमारे पास ट्यूब्स हैं, उनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इनका इतना अच्छा लाइफ टाइम नहीं होता। इसमें जो गैस होती है वो गैस ब्रेक डाउन हो रही होती है, एक वो अच्छी अमाउंट जो है करंट की वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर्स यूज हो रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ जीएम काउंटर और जीएम ट्यूब्स। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर्स, स्मोक को भी डिटेक्ट करने के लिए आयनाइजेशन चैम्बर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर्स के अंदर अल्फा एमिटर्स होते हैं जो कि कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब कोई भी स्मोक पार्टिकल आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा कि वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो स्मोक पार्टिकल्स के साथ जब आयन स्ट्राइक करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उसकी वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। क्योंकि करंट तो तभी प्रोड्यूस होगा ना जब आयंस प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होंगे जो कि रिस्पेक्टिव ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो जब स्मोक पार्टिकल्स एंटर होते हैं तो क्या होता है, उनके साथ इंटरेक्शन की वजह से जो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता, करंट में ड्रॉप आ जाता है और अलार्म जो है वो बजने लग जाता है। दिस ड्रॉप इन करंट ट्रिगर्स द अलार्म, और इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई स्मोक पार्टिकल जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर हो गया है, मींस स्मोक को भी ये डिटेक्ट करता है। इसके अलावा मेडिकल रेडिएशन मेजरमेंट, मेडिकल इंडस्ट्रीज में थेरेपी वगैरह में आयनाइजेशन चैम्बर्स को यूज किया जाता है, जो कि मेजर करता है कि कितनी डोज जो है किसी भी ड्रग की वो डिलीवर हुई है किसी भी थेरेपी यूनिट को यूज करते हुए। नेक्स्ट है जीएम काउंटर्स। जीएम काउंटर्स स्टैंड्स फॉर गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर में हमारे पास एक जीएम ट्यूब होती है, गीगर मुलर ट्यूब होती है। जैसे पीछे हमने आयनाइजेशन डिटेक्टर्स में देखा, हमारे पास एक आयनाइजेशन चैम्बर होता है। सेम आयनाइजेशन चैम्बर की तरह ही है इसका प्रोसीजर, बस डिफरेंस इज
डिफरेंसेस की वो एप्लीकेशंस वगैरह में आ जाता है, जो कि हमने पीछे उसमें आयनाइजेशन चैम्बर में भी देखा है। तो गीगर मुलर काउंटर में एक जीएम ट्यूब हमारे पास होती है, एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, मीन्स एक डिटेक्टर होता है या वोल्टेज वगैरह सोर्स होता है जो कि करंट को मेजर करता है, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जीएम ट्यूब के अंदर क्या होती है, एक गैस फील्ड होती है। गैस हमारे पास ऑर्गन वगैरह हो सकती है, 10 mm मरकरी के साथ हम उसे मिक्स करते हैं। अब ये जो हमारे पास गैस है वो इनर्ट होती है, मींस इस गैस में हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, ये इनर्ट गैस होती है, ये रिएक्ट नहीं करती। अब क्या होगा जब कोई भी रेडिएशन फॉल करेगी इस जीएम ट्यूब के ऊपर तो क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। जो आर्गन होगी, आर्गन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगी, और जो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम मेजर कर लेंगे। ये गीगर मुलर काउंटर डायग्राम के थ्रू शो करवाया गया है कि आयनाइजेशन रेडिएशन इस ट्यूब के अंदर फॉल कर रही है, और क्या हो रहा है, हमारे पास दो तरह के आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। और ये हमारे पास आगे उन्होंने वो बैटरी अटैच की हुई है जो कि करंट को मेजर कर लेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जीएम काउंटर के। जीएम काउंटर की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक चीप डिटेक्टर है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। इसकी हमारे पास लार्ज वैरायटी होती है, इसके साइजेस डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल होता है। इसका जो आउटपुट हमारे पास होता है वो लार्ज आता है, लार्ज आउटपुट सिग्नल्स आते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो ओवरऑल जो गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो मेजर कर सकते हैं जीएम काउंटर को यूज करते हुए। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एनर्जी रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है उन्हें नहीं मेजर कर सकता। और इसके अलावा अगर हम ज़्यादा रेडिएशंस की हाई रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं तो उसे भी ये मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो डेड टाइम होता है वो जल्दी आ जाता है, मीन्स इसका वो डेड टाइम जो है वो रीच्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छे से वो हाई रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हम आयोनाइजेशन चैम्बर्स वगैरह को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ जीएम काउंटर। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये पार्टिकल डिटेक्शन में यूज करते हैं जीएम काउंटर। हमने पीछे भी बात की कि गैमा रेज वगैरह को हम डिटेक्ट करते हैं, हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट करते हैं जीएम काउंटर को यूज करते हुए। Gamma and X-ray detection, Geiger counters are widely used to detect gamma radiations. Gamma radiations को detect करता है, न्यूट्रॉन डिटेक्शन होती है। A variety of Geiger tube is used to measure neutrons, where the gas used is boron trifluoride, BF3 gas use करते हैं, हीलियम यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है। जब अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिटेक्टर यूज होता है रेडियो क्रोमेटोग्राफी में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो थर्ड हमारे पास डिटेक्टर है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी एक बायो एनालिटिकल टेक्निक है हमारे पास जो कि यूज होती है विजुअलाइज करने के लिए, चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस के रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है उसे चेक करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स में उसे हम रेडियोग्राफी का ऑटो रेडियोग्राफी का नाम देते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी जो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, मींस किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कैसे ये ग्रो किया, तो जो फर्स्ट ऑटो रेडियोग्राफी थी वो एक्सीडेंटली जो है ना वो एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1867 में, और इसका नाम था एस टी विक्टर।
उसके बाद 1924 में फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था ऑटो रेडियोग्राफी को यूज करते हुए, जिसमें क्या हुआ था, पोलोनियम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्टडी की गई थी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में। उसके बाद इसी तरह ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो डेवलप होती गई और इस्टेब्लिश होती गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है इसकी वो डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई थी। अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए ऑटो रेडियोग्राफी की, तो ऑटो रेडियोग्राफी की जो वर्किंग है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसे एक्सपोज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म के साथ। हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसे आयनाइज करते हैं और उसे एक्सपोज करवाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ। इन दिस टेक्निक a radioactive substance is put in direct contact with a thick layer of a photographic emulsion। मीन्स हमारे पास फोटोग्राफिक एक इमल्शन होती है, कॉम्बिनेशन होती है जेलाटिन सब्सटेंस का और सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स का। इसकी थिकनेस हमारे पास हो सकती है 5 to 50 mm। ये जो हमारे पास इमल्शन है, दिस इमल्शन डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड फोटोग्राफिक फिल्म, जो हम नॉर्मली फोटोग्राफिक फिल्म्स यूज कर रहे होते हैं उससे इसकी इमल्शन डिफरेंट होती है। In terms of having high ratio of silver halide to gelatin and small size of grain, इसमें हम सिल्वर हैलाइड और जेलाटिन की हम इमल्शन बना रहे हैं ना, तो सिल्वर हैलाइड की जो रेशो होती है वो जेलाटिन से ज्यादा होती है। फिर हम इस फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसे हम डार्क में प्लेस कर देते हैं, जिधर हमारे पास कोई लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं होती, और उसे कुछ दिनों के लिए हम ऐसे ही अंधेरे में छोड़ देते हैं। जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं, वो जब कोई रेडिएशन फॉल करेगी उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो क्या होगा कि जो सिल्वर हैलाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटालिक सिल्वर में, मींस वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होगा तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमारे पास डार्क कलर के बैंड्स आ जाएंगे, डार्क कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। और जो हमारे पास रिजल्टिंग जो हमारे पास वो फिल्म आएगी, रेडियोग्राफी आएगी, उसे हम जब माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज करके हम देखेंगे या डिजिटल स्कैनर्स वगैरह को यूज करके हम देखेंगे, तो हमें वो डार्क कलर के बैंड्स जो हैं वो हम इजीली देख पाएंगे। और उन डार्क कलर के बैंड से हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट था। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए ऑटो रेडियोग्राफी की, तो ऑटो रेडियोग्राफी को हम यूज करते हैं डीएनए की प्रॉपर्टीज वगैरह को स्टडी करने के लिए। हमने बात की पीछे भी कि ऑटो रेडियोग्राफी बायोलॉजिकल स्टडीज में हम यूज करते हैं, तो इसका मेन जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है कि हम डीएनए की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी सेल में हम सब्सटेंस की अमाउंट को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। टिश्यू लोकलाइजेशन, टिश्यू की जो मूवमेंट है उसे स्टडी करने के लिए किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में टिश्यू की लोकलाइजेशन की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग है उसका जो हमारे पास परफॉर्मेंस है, उसकी जिस साइड पे जाके वो ड्रग इफेक्ट करेगी वो हम स्टडी करते हैं टू लोकेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव साइट इन द सेल। जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिव साइट होता है उसे लोकेट करने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ जो डिटेक्टर है वो है गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर। गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर is an instrument for measuring the distribution of the intensity of gamma radiations versus the energy of each photon। मीन्स इसमें हम जो गैमा रेज की, पहले हमने रेडिएशंस को डिटेक्ट किया ना पिछले जो डिटेक्टर्स हैं उन्हें यूज करते हुए, लेकिन इस डिटेक्टर को यूज करते हुए हम रेडिएशंस की इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, उनके एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। The study and analysis of gamma ray spectra for scientific and technical use is called gamma spectroscopy। जब हम गैमा रे स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करते हैं तो उसे हम गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। एंड गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर्स जो यूज हो रहे होते हैं गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज हो रहे होते हैं।
और गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है उसे ऑब्जर्व करते हैं और डाटा को कलेक्ट वगैरह करते हैं। बिकॉज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हमारे पास हर फोटोन की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। एनर्जी हमें पता है प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। गैमा रेज हैव सफिशिएंट एनर्जी दैट दे आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड। गैमा रेज की हमारे पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हर गैमा रेडिएशन की हमारे पास डिफरेंट एनर्जी होगी और उस एनर्जी की बेस पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल कितने फोटॉन्स थे। हर फोटॉन की हमारे पास डिफरेंट एनर्जी होगी और उस एनर्जी की बेस पे हम जज कर लेंगे कि हमारे पास इतने फोटॉन्स प्रेजेंट थे इस सैंपल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिटेक्टर, वो है scintillation काउंटर। Scintillation counter is an instrument for detecting and measuring ionizing radiations by using the excitation effect of incident radiation on a scintillating material. हमारे पास एक scintillating material होता है, उसके ऊपर जब हमारी कोई भी रेडिएशन फॉल करेगी तो वो रेडिएशन क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी और जो हमारे पास रिजल्टिंग पल्सेस आएंगी उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे आफ्टर एक्साइटेशन। हम इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सिंटिलेटर होता है जो कि फोटॉन्स को जनरेट करता है। जब कोई भी रेडिएशन फॉल करेगी सिंटिलेटर के ऊपर तो क्या होगा, फोटॉन्स जनरेट होंगे। अब फोटॉन्स क्या करेंगे, उनकी हमारे पास वो लाइट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे जिसे हम फोटो डिटेक्टर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। A scintillator consists of a transparent crystal, usually a phosphor, plastic or organic liquid that fluoresces, जो कि फ्लोरिसेंस शो करता है जब कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती है। मींस जब भी कोई आयनाइजिंग रेडिएशन फॉल करेगी फ्लोरिसेंस शो होगी, फ्लोरिसेंट सिग्नल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं फिर डिटेक्टर को यूज करते हुए, फोटो डिटेक्टर्स को यूज करते हुए। सीजियम आयोडाइड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिंटिलेटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है प्रोटॉन्स को, अल्फा पार्टिकल्स को। सोडियम आयोडाइड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है थैलियम के साथ, जो कि एज अ सिंटिलेटर यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैमा वेव्स। एंड जिंक सल्फाइड को डिटेक्ट करता है और वाइडली यूज होता है एज अ डिटेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली दो एग्जांपल्स बताई हुई थी कि सीजियम आयोडाइड हम एज ए सिंटिलेटर यूज कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड एज ए सिंटिलेटर हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट ये सिंटिलेटर काउंटर की डायग्राम दिखाई गई है कि कैसे एक हमारे पास हाई एनर्जी फोटोन जो है वो जब फॉल करता है तो सिंटिलेटर के ऊपर क्या होता है कि वो एक जो आयनाइजिंग जो हमारे पास फोटोन होता है वो लो एनर्जी फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन वो नेक्स्ट चैम्बर के अंदर मूव करता है, उधर हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, डायनोड, एनोड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है हमारे पास और फाइनली हमारे पास डिटेक्टर होता है जो कि डिफरेंट जो रेडिएशंस है हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट फाइनली हमारे पास जो लास्ट है वो है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हमारे पास एक ऐसे रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं जो कि सेमीकंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह यूज हो रहे होते हैं जो कि इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स या फोटॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन बाय यूजिंग द एक्साइटेशन इफेक्ट। इसमें भी वही एक्साइटेशन इफेक्ट जो है वो फॉलो हो रहा होता है। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रेडिएशंस जब फॉल करेंगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कंडक्शन बैंड से वो सेमीकंडक्शन बैंड में वो ट्रांसफर हो जाएंगे और उनकी कंडक्टिविटी को हम मेजर करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस पार्टिकल की इतनी कंडक्टिविटी थी और उसे हम
डिटेक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स को स्टडी कर लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर की डायग्राम शो करवाई हुई है कि हमारे पास एक वो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कर रही है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, और वो सेमीकंडक्टर रीजन में वो क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और आगे हमारे पास वो डिटेक्टर अटैच है जो कि कंडक्टिविटी को मेजर कर लेगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिन वेबसाइट से ये डाटा लिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।